सभी को नमस्कार। छात्राओं, एमए हिंदी उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा क्या है और भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इसी विषय पर अब हम आगे जानते हैं। तो आरंभ में उन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं के ही चित्र बनाए और चित्रों को एक विशेष क्रम में रखकर वो उससे एक विशिष्ट अर्थ उत्पन्न करने की कोशिश करते थे। लेकिन चित्र भी उतनी अधिक स्पष्टता से भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं थे जितना कि मनुष्य सोचता था, क्योंकि जो सोचना है, जो चिंतन है, ये चिंतन तो मनुष्य के मन में हमेशा से चलता रहा होगा। जो कुछ भी वो देखता था वो उस सब के बारे में बताना चाहता था। तो बताने के लिए खाली ध्वनियाँ निकालने से, कुछ सीमित ध्वनियाँ निकालने से वो बात जो वो अंदर अनुभव करता था, जैसे कि एक पक्षी की चहचहाहट सुन करके जो आनंद उसको महसूस होता था, या जो एक नदी के बहाव को देख करके, उसकी सौंदर्य को देख करके जो आनंद उसको महसूस होता था, या जो है शीतल पवन के स्पर्श से जो उसको अनुभूति होती थी, इन सभी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास कोई माध्यम नहीं था। तो इसी चीज़ को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे पहले उसने चित्रों का प्रयोग किया। फिर चित्रों को एक निश्चित क्रम में लगा करके वो अपने मानव भावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर भी ये भी पूरी तरह से इस अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते थे, और जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको वो ये बात बताना चाहते हैं चित्रों के माध्यम से, वो भी उसके द्वारा जो अभिप्रेत अर्थ है उस तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता था। तो संप्रेषण पूरा नहीं होता था, भाव अभिव्यक्ति संपूर्ण नहीं होती थी। तो इसी भावाभिव्यक्ति को और अधिक सबल बनाने के लिए, और अधिक सक्षम बनाने के लिए, या और अधिक उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके प्रयास लगातार चलते रहे। कोई एक दिन में, एक महीने में, एक साल में ये घटना नहीं घटी। हजारों साल तक निरंतर धीरे धीरे थोड़े थोड़े से प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को विकसित वो करते रहे और अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक सक्षम बनाने के लिए नित नए प्रयोग करते रहे। तो हम देखते हैं कि जो इतिहास में हमें जो प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार हम देखते हैं कि बहुत पहले कि गुफाओं में भित्ति चित्र मिलते हैं। उन्होंने चित्र बना करके अपने आप को अभिव्यक्त कर रखा है। कहीं व्यक्ति का चित्र है, कहीं पशु का चित्र है, कहीं पक्षियों का चित्र है, कहीं जो है उनके जो जिस तरह से वो रहते थे उन चीज़ों का चित्र है। उन्होंने एक जो समूह है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आपस में कुछ अपने लिए कुछ क्रीड़ा कर रहे हैं और कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसे चित्र उन्होंने दीवारों पर खींच रखे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो क्या बताना चाहते हैं उन चित्रों के माध्यम से। और फिर बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच करके उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अब पशु पक्षियों के स्पष्ट चित्र ना बना करके उन्होंने कुछ रेखाओं के द्वारा आकृतियाँ बनाना शुरू किया कि किसी पशु की आकृति के लिए कुछ रेखा, जिसको हम स्केच भी कह सकते हैं, कि रेखाएं खींच करके उन्होंने उनकी जीव जंतुओं की आकृतियाँ बनाना शुरू किया। और जिससे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा सरल हो गया, क्योंकि किसी पशु का या किसी पक्षी का बिल्कुल एकदम जैसा वो दिखता है वैसा चित्र खींचना इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए जो वो रेखाएं खींच करके जो वो स्पष्ट करते थे, किसी पशु या किसी पक्षी या किसी वनस्पति का संकेत करना होता था, तो उससे वो थोड़ा सरल हो गया। धीरे धीरे इस सब में और आगे बढ़ते हुए उन्होंने इन चित्रों में भी सुधार किया और एक कुछ रेखाएं खींच करके उन्होंने इन संकेतों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को और सक्षम बनाने का प्रयास किया। और हजारों साल के इस विकास यात्रा में धीरे धीरे करते करते हम देखते हैं कि कई तरह की लिपियां विकसित हुई। जैसे हमारी जो देवनागरी लिपि है,
वो भी ऐसे रोमन लिपि है। ये लिपि के अलग अलग स्वरूप हैं। चीन और जापान आदि में हम देखते हैं कि वहाँ की लिपि अलग तरह की है। और हम उधर चले जाएं, जो अरबी फारसी भाषाएं हैं, इनकी लिपि अलग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जगह पे अलग अलग तरह की लिपियों का विकास हुआ। यानी उन्होंने अलग अलग ढंग से रेखाओं के द्वारा अपने ध्वनि, जो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ थीं, उनको एक आकार देना शुरू किया। आज भी दुनिया भर में ढेर सारी भाषाएं हैं, ढेर सारी लिपियाँ प्रचलित हैं, और यह सब जो है उसके मनुष्य जाति के सभ्य होने का प्रमाण है। मनुष्य जब विकसित हो रहा था, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भौतिक वस्तुएं वो देखता था, उसको अभिव्यक्त करने में तो उसे कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन जो वो अनुभूत करता था, जो उसके मन में भाव उठते थे, जैसे चोट लगी तो पीड़ा हुई, तो चीख करके हम पीड़ा की अभिव्यक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो इसके लिए भी उनको उनके पास में अपने आप को, अपने पीड़ा को या अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए उनके पास में शब्द नहीं थे। धीरे धीरे जब मनुष्य का विकास हुआ, उसने जो ध्वनि संकेत थे उनको एक विशेष स्वरूप प्रदान करना शुरू किया, और इसी क्रम में उन्होंने न सिर्फ वाचिक रूप में एक भाषा विकसित की, अपितु उसका लिखित स्वरूप भी विकसित करना शुरू कर दिया। जो समूह थे, उनमें जो भाषा या जो संकेत उन्होंने विकसित किए, वो समूह जिन स्थानों पर भी जाते थे, तो जहाँ उनको रहने के लिए अच्छा स्थान, भोजन और अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती थी, वो वहाँ जाकर के बस जाते थे, और वहाँ के जो लोग होते थे उनके साथ में रहते हुए वो सहजीवन में अपने उन संकेतों का आदान प्रदान करते थे। तो जिस जिस जगह पर ये समूह गए, वहाँ वो अपनी भाषा ले गए, और जैसे जैसे वो दूसरे समूहों के संपर्क में आते आते एक बड़े विस्तृत भूभाग पर फैलते गए, तो वो भाषा का जो उनका जो संकेत थे, वो भी अधिक से अधिक लोगों तक फैल गए, अधिक से अधिक लोगों में वो समझे जाने लगे, उनका समूह बड़ा होता गया। और जब वो किसी स्थान पर क्षमता से अधिक हो गए, कहने का अर्थ यह है कि वहाँ जब लोग ज़्यादा हो गए और भोजन और पानी और जो रहने के साधन हैं उनकी कमी होने लगी, तो उसी समूह के कुछ लोग वहाँ से पलायन कर गए, और पलायन करके वो अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो जहाँ जहाँ भी वो लोग गए, वहाँ वो अपने उन ध्वनि संकेतों और उस भाषा को भी लेकर गए। ये जो भाषा है, ये जो ध्वनि संकेत हैं, उनके साथ साथ जहाँ जिस इलाके में पहुँचे, तो वो उस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के अनुकूल ढल गए। जो वहाँ था उसको इन्होंने अपना लिया, जो इनके पास था वो इन्होंने वहाँ के लोगों को दे दिया, और इस तरह से एक नई भाषा का स्वरूप वहाँ पर विकसित हुआ। जो केंद्र में थे उनकी भाषा में, उनके संकेतों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो उससे अलग होकर के अलग अलग दिशाओं में गए, तो उन जिन क्षेत्रों में वो गए, वहाँ के अनुरूप उनकी भाषाओं में, उनकी ध्वनियों में, उनके संकेतों में परिवर्तन हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है,
जैसे हिंदी हम बोलते हैं, ये मूल रूप से हमारे देश की भाषा हिंदी है। तो हिंदी वास्तव में हिंदी जो है वो भारोपीय महापरिवार की भाषा है। अब आप कहेंगे भारोपीय महापरिवार क्या है? तो भारोपीय महापरिवार हम उसको कहते हैं जो भारत और यूरोप का बहुत बड़ा भूभाग है। उस भूभाग में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं के जो मूल उत्स है, जो मूल उद्गम स्रोत है, वो एक है। ऐसा मानते हैं कि इन सभी भाषाओं की जो जननी भाषा है वो संस्कृत है, यानी संस्कृत आदि भाषा है। और इस आदि भाषा संस्कृत से ही भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं निकली हैं। इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि असल में जो हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक वो होते हैं जो भाषा के विकास का अध्ययन करते हैं और सालों हजारों साल के इस इतिहास को उन लोगों ने अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा उन्होंने इस भाषा के विकास को समझने की कोशिश की है। और उन्होंने ये पाया है कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और इस पूरे विश्व में जितने भी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इनको उन्होंने कुछ परिवार में बांट दिया है। इनको उन्होंने वर्गीकृत कर दिया है परिवारों में, जिसमें से मुख्य उन्होंने माना है भारोपीय परिवार। इन पे एक तो माना है भारोपीय परिवार, दूसरा उन्होंने माना है सामी और हामी परिवार, तीसरा है बांटू परिवार, फिर फिन्नौली परिवार, जिसको आग्नेय परिवार भी कहा जाता है, तुर्की और मंगोली परिवार, काकेशिय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, भोटी चीनी परिवार, उत्तरी पूर्वी सीमांत परिवार और रिक्तमो भाषा परिवार, अमेरिकी आदिवासी भाषा परिवार। तो इस तरह से ये 12 परिवार हैं जिसमें उन्होंने इसको पूरी दुनिया भर की भाषाओं को बांटा है। ये आप ऐसा मान सकते हो कि मान लीजिए जैसे भारोपीय भाषा परिवार है, तो जैसे कोई कुटुंब होता है, उसका मुखिया होता है और फिर उसकी संतान है। मान लीजिए किसी मुखिया की 4 संतान हैं, तो उसके चारों बेटे जो हैं वो अलग अलग 4 दिशाओं में जा कर के बस गए और वहाँ उन्होंने फिर उनकी संतानें हुईं और उनकी संतानें भी जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर जाकर बस गईं। तो इस तरह से जो मुखिया था परिवार का, उसकी जो मुख्य भाषा थी या मुख्य जो उसकी स्थिति थी, उसके 4 बेटे जो अलग 4 दिशाओं में गए, वो अपने साथ वो जो संस्कार रूप में अपनी भाषा ले गए। लेकिन जिस इलाके में वो गए, वहाँ जाकर के वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव में उनकी भाषा में कुछ परिवर्तन आ गया। तो एक ही पिता के 4 पुत्र जो हैं अलग अलग दिशाओं में रहने के कारण उन चारों की भाषाओं में परिवर्तन आ गया। फिर उसके बाद जो उनकी संतानें हुई वो अलग अलग दिशाओं में जाकर रहने लगीं, उन्होंने भी अपनी जगह को छोड़ दिया और वहाँ जो वो जहाँ जाकर रहने लगी, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और परिवेश के प्रभाव से उनकी भाषा में भी कुछ नए शब्द, कुछ नए संकेत जुड़ गए। तो इस तरह से जो कुटुंब के मुखिया की जो भाषा थी उसमें और उसकी तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी की जो भाषा है उसमें हम देखते हैं कि बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, उसकी ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है, उसकी बनावट में, उसके उच्चारण में, सब तरह से उसमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ज़रूर रहता है जो उसको उसके आदि पुरुष से जोड़ता है। तो इसी का अध्ययन करके भाषा वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है कि कौन सी भाषाएं किस भाषा परिवार से निकली हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद
भाषा के विकास के क्रम में लिपि का विकास कैसे हुआ, इस विषय पर हम जानेंगे। धन्यवाद।